राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, जो सी टेट के सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैं आज आपको कराऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी की जो वीडियो मैंने अब तक डाली है आपकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। पेपर 1 पेपर 2 की 21 तारीख को आपका पेपर है। और मैं बहुत समय को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास बनाता हूँ ताकि आपका समय बच सके। अगर इसी क्लास को मैं बहुत बड़ा करना चाहूँ तो इसकी मैं मैराथन कर दूंगा, शाम तक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मैं 20 मिनट में आपको वो देना चाहता हूँ जो कि आपको 20 घंटे के बराबर हो। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम सीडीपी की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो है सीडीपी है और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर है दोस्तों। बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे होता है? वृद्धि द्वार, संवेदी प्रकार्य, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल और अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो यहाँ पे आपके कोड हैं। फर्स्ट थर्ड सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और सी है आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वृद्धि दर, संवेदी प्रकार और सूक्ष्म और सकल मोटर। अब दोस्तों आपका अभिकथन और तर्क है। मैं आपको एक और बता दूं कि इसमें से किस किस के प्रश्न आपके सही होंगे या गलत होंगे। तो आपके जो प्रश्न सही होंगे दोस्तों वो आपके सही प्रश्न होंगे। आपके माफ़ करिएगा, सही नहीं, जो आपके इसमें से प्रश्न आ सकते हैं वो आएंगे। कोलर सिद्धांत से प्रश्न आ जाएगा, लैब वाइटगोस्की से आ जाएगा। और आपका जो प्रश्न है वो जीन प्याजे के काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो सीडीपी को बड़े हिसाब से करें। और आपके जो अभिकथन तर्क हैं इनके विकल्प हमेशा समान रहते हैं। तो कथन क्या है? एक बच्चा कुछ तंत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता। और इसका तर्क है सीखना विकास पर निर्भर है। तो आपके विकल्प हमेशा यही रहते हैं। ए होता है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। बी होता है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है और दोनों गलत हैं। ए आपका सही उत्तर है। बाल विकास दो दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर की दिशा की ओर, दूसरा निकट से दूर की ओर। ये दोस्तों मैंने आपके नए पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कराया था। और आपको यही बात बता दूं कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है परिवार, मीडिया, स्कूल और पड़ोस। तो ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, वो है परिवार। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? तो आपका ए है संवेदी चालक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका सी दोस्तों सही उत्तर है, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? यह वयस्कों से अलग नहीं है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों में मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच बड़ों से कम होती है। तो बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है और बी है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। प्याजे के महसूस किया कि बड़े बच्चे एक ही परीक्षा में अधिक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम थे, साथ ही बड़े बच्चों द्वारा अनुप्रयुक्त उत्तरों में तर्क के बीच गुणात्मक अंतर थे, लेकिन वे मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? समायोजन, समावेशन, पाड़ और अनुबंधन। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है ए है फर्स्ट और सेकंड। ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों में परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर,
पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी है पारंपरिक स्तर आपका एकदम सही उत्तर है। कोलबर्ग के पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है जो कि 10 से 13 वर्ष तक चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेव वायगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, बार बार अभ्यास और प्रत्यास्मरण से होता है, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है और विकास के से स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए है आपका एक सामाजिक गतिविधि है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेव वायगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? अनुकूलन को सुदृढ़ करना चाहिए, सजा देनी चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, पाठ प्रदान करनी चाहिए। तो डी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, पाठ प्रदान करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने व स्वतंत्रता दी जाती है। केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है। शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है। शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, ये हो जाएगा बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने का स्वतंत्रता दी जाती है। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा होने की संभावना है? स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता। चलिए दोस्तों बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेव वायगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, सीखने एवं विकास को प्रभावित नहीं करती और सामाजिक संदर्भ में प्रभावित नहीं होती है। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और ए है आपका कि संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है। कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समरूपता, समानता, समता और मानकीकरण। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है, सी होगा समता। कक्षा में विविधता का अर्थ यह समझना है कि प्रत्येक विद्यार्थी अद्वितीय होता है तथा उस व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान विद्यार्थी में विद्यमान होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षा के लिए सीखना, वैचारिक समझ, यांत्रिक अभ्यास और स्मरण और पुनर्उत्पादन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोण के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है? समस्या समाधान कौशल को, अपसारी सोच, ज्ञान का पुनरुत्पादन और अभिसारी सोच, छात्रों के बीच प्रतियोगिता, छात्रों में तनाव और चिंता। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए समस्या समाधान कौशल और अभिसारी सोच। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं? बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया, सभी बच्चों के लिए समारूपी और मानक पाठ्यक्रम, प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में भिन्नता होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण अक्षमता में जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीक मददगार है? बड़ी मुद्रक वाली किताबें, बैसाखी, सांकेतिक भाषा, श्रवण टेप। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका होगा सांकेतिक भाषा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित के किस कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं? संलग्नता,
प्रतिनिधित्व, नामीकरण और गतिविधि। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी है नामीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है, वर्तनी में गलती करता है, ठीक से नहीं पढ़ता, एक ही गतिक क्रिया को बार बार करता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो आपका होगा ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है, वर्तनी में गलती करता है और ठीक से नहीं पढ़ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपका अभिकथन और तर्क है। तो कथन ये है, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की ज़रूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तर्क है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या है, बी है, सी है, डी है। इनके विकल्प मैंने आपको बताए थे। तो ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए? अधिक जानकर, व्यक्तियों के सहयोग से, बच्चों द्वारा निर्माण रूप से, निष्क्रिय और व्यक्तिवाद रूप में, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप में, और है व्यवहार के एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और ए होगा अधिक जानकर, व्यक्तियों के सहयोग से, बच्चों द्वारा निर्माण रूप में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है? अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं, बी अनुक्रिया समुच्चय, सी सुलझाए हुए उदाहरण को समझकर, और डी समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद करके। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी होगा अनुक्रिया समुच्चय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। सी है आपका, बच्चे इस निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने की बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। और डी है, मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों ये आपका डी ऑप्शन सही है, मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, को प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने से उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। तो सी आपका सही उत्तर है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंतरिक रूप से महारत उन्मुख, आंतरिक रूप से प्रदर्शन उन्मुख, और बाह्य रूप से महाभारत उन्मुख और बाह्य रूप से प्रदर्शन उन्मुख। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। मध्य विद्यालय कक्षा में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और आपका जो है डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ड्रिल और बार बार अभ्यास, प्रतिस्पर्धा और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्विता, निष्क्रिय रूप से श्रवण और नकल, अन्वेषण और पूछताछ।
तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी आपका हो जाएगा। अन्वेषण और पूछताछ एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है? कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, केवल सूचना के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर, बार बार वेधन और अभ्यास पर बल देकर, और है यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका को बच्चों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण है। तो ए जो है वो दोस्तों सही उत्तर है, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए? छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। सी है उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके अपने व्याख्यान जारी रखने चाहिए और इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसके बाद जो है आपका इस प्रश्न के बाद आपकी सोशल साइंस शुरू होगी। इस वीडियो में मैं आपका सीडीपी कराऊंगा। अगर आपको पूरा पेपर एक वीडियो में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसमें कथन है, छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तर्क है, अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं। तो दोस्तों आपके जो विकल्प हैं वो मैंने आपको बताए थे कि ऑप्शंस जो हैं वो हमेशा समान रहते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये मैंने आपको बताए थे। तो इसमें जो है वो आपका ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम तब होगा जब एक शिक्षक उस ज्ञान को जोड़ने में मदद या सुविधा प्रदान करेगा जो एक छात्र के पास सिखाई जाने वाली नई अवधारणा के साथ है। इसके पीछे का उद्देश्य सहसंबंध और ज्ञान के स्थानांतरण को बढ़ावा देना है। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपका यहीं पे आज इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।